हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के माय आसान में स्वागत है। जैसा देख रहे कि मैट्रिक का परीक्षा बहुत ही जल्द नज़दीक आने वाला है, तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया VVI क्वेश्चन दोस्तों लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है लड़ने वाला है दोस्तों। 100% जो है इसका हम गारंटी दे सकते हैं कि किसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाला है सेम टू सेम। सारे जो है ये क्वेश्चन जो है लेके आए हैं। और अगर आप तैयारी कर लिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, अगर आप तैयारी कर लिए हैं, सारा नोट्स पढ़ लिए हैं, है ना, किसी कोचिंग से या स्कूल से, तो आप इसे तैयारी कर सकते हैं और अपना तैयारी देख सकते हैं कि हम कितना जो है वो मैट्रिक की परीक्षा में जो है वो सही से ठीक लगा सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है टोटल जो है 1 से लेकर 80 क्वेश्चन, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन का जवाब जो आपको मैट्रिक परीक्षा में देना है। तो देखना है कि 80 में से कितना क्वेश्चन का सही से आप जवाब जो दे सकते हैं। तो 80 में से 40 क्वेश्चन का जवाब आपको एग्जाम में देना होगा। तो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि आप कितना इसमें से क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। अगर आप 80 में से कितना सही से जवाब दे सकते हैं, ये कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपने जो है 80 क्वेश्चन में से आप कितना कितना क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। ठीक है, तो ये हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ, ऑप्शन A, B, C, D। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A होगा, अवतल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस में जब प्रकाश जाती है तो चारों तरफ फैल जाती है और इसी को हम लोग कहते हैं अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। यानी एक प्रिज्म जो होते हैं, जो प्रिज्म बनता है जिससे प्रकाश जाती है, श्वेत प्रकाश, है ना, तो ये प्रिज्म जो है कितने सतहों से जो घिरा रहता है। तो इसका 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही ऑप्शन होगा D, यानी 5 सतहों से घिरा रहता है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जूल प्रति कूलम, यानी जूल प्रति कूलम जो है बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन 4 है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A होगा, यानी वोल्ट। तो जूल और कूलम जो है वो बराबर होता है, वोल्ट का होता है ना, ये याद रखिएगा हमेशा, है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो 4 ऑप्शन जल्दी बताया इसका सही मात्रक क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है इसका सही ऑप्शन होगा C, यानी वेबर। क्योंकि वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ऐसे वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, जूल जो है कार्य का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। तो वेबर ही जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, उसको बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 की ओर। 5 में जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सही ऑप्शन होगा B, यानी ईंधन। ईंधन जो है वो इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी जो जल कर ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो जलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, इसलिए जो है ईंधन ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B होगा, निकट दृष्टि दोष। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में जो है वो जो रोगी होते हैं उसे निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, तो इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 में क्या है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बहुत बार VVI क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपका तैयारी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है, कि क्या होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B, उत्तल लेंस। क्योंकि दूरदृष्टि वाले दोष वाले व्यक्ति दूर को चीज़ देख पाते हैं पर निकट की वस्तु नहीं देख पाते, इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पतन के समय जब परिपथ में धारा बहती है तो उसका मान क्या होता है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि लघु पतन में जो धारा बहती है तो लघु पतन के समय
उसका धारा का मान जो अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दोस्तों कि गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस जो है वो एक प्रकार की क्या है, तो इसका 4 ऑप्शन है, तो चारों में इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। क्योंकि गोबर गैस जो है वो बायोगैस बनते हैं, बायोगैस के लिए गोबर मल मूत्र आदि से बनाया जाता है ना, इसलिए ये बायोगैस से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का बी होगा। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कैगा नाम के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैगा जो है वो नाम की विद्युत संयंत्र, इसे याद कर लीजिएगा, कैगा नाम की विद्युत संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सही ऑप्शन होगा बी, कर्नाटक। क्योंकि कर्नाटक जो है वो यानी कर्नाटक यानी बेंगलोर, जिसे इलेक्ट्रॉनियों का शहर कहा जाता है, तो वहाँ पर जो है विद्युत संयंत्र जो है नाभिकीय है, जिससे उत्पन्न किया जाता है विद्युत। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, जरूर जो है मैट्रिक 2024 में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने लेके आए हैं। तो बताएं किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है। तो 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता है ना, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा बनता है, जिसे गाड़ी के साइड में यूज करते हैं, है ना। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आवर्धित प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण में ही बनता है। छोटा पूछेगा तो उत्तल दर्पण में बनता है, बड़ा पूछेगा तो समतल दर्पण में बनता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि हजामत, ये दोस्तों बहुत ही वीवी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में जो है चित्र जो होता है वो बड़ा दिखाई देता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामत बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 में है क्या कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे निकट दृष्टि दोष है तो वो व्यक्ति कौन से लेंस का प्रयोग करेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन डायोप्टर है ना, इस तरह 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सही ऑप्शन होगा ए होगा, यानी डायोप्टर। उसको चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या है कि प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं, यानी प्रकाश की जो किरण होते हैं उन किरण के समूह को क्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताएं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वह सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर बी होगा, यानी किरण पुंज। कहने मतलब प्रकाश में किरण की जो समूह आती है, जो प्रकाश जो सीधी किरण से चलती है सीधी रेखा में, ये सारे जो समूह जो होते हैं इन समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कोलाइड कहा जाता है ना। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है ना। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। 17 इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने वाले तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी आर प्रतिरोध को एन प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम का सूत्र आपको पता है, इसका सूत्र होता है 1/R1 + 1/R2
R2 इस तरह इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर इस क्रम में जोड़ते हैं इसे तो हमें कौन सा जो है वो प्रतिरोध जो है प्राप्त होगा। ठीक है, कौन सा प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा तो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ये वो सही ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर सी होगा, यानी NR के क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि ओम के नियम निहित होते हैं, यानी ओम का नियम जो है वो निहित होता है। किस में निहित होती है, यानी कौन इसमें जो ओम का नियम जो है इस पर डिपेंड करता है। ये 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 में सही ऑप्शन इसका क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वह सही ऑप्शन होगा इसका बी होगा, यानी V बराबर IR होता है। ओम का नियम जो है निहित होता है, V बराबर IR में निहित होता है। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन 19 में बताइए। 19 में क्या होगा, तो 19 में विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो सही ऑप्शन होगा ए होगा, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है उस करने वाली युक्ति को यानी यंत्र को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सही ऑप्शन होगा जनित्र, क्योंकि जनित्र यानी जनरेटर जो शादी ब्याह में होता है देखे होंगे, तो इससे जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है ना, तो इसलिए जनित्र होगा। ठीक है, जनित्र से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं आराम से। उसको चलते 21 में 21 में क्या है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होते हैं उस कोण को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो सही ऑप्शन होगा सी होगा, यानी निर्गत कोण कहते हैं, क्योंकि निर्गत किरण अभिलंब के बीच के जो कोण बनते हैं वो निर्गत कोण ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि धारा मापने के लिए यंत्र को कहते हैं, यानी धारा जो है जो विद्युत धारा बहती है उसे हम किस यंत्र से मापते हैं ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में कौन सा होगा, तो 22 का जो है सही ऑप्शन होगा ए होगा, यानी अमीटर। अमीटर मतलब अमीटर यानी मीटर जो आपके घर में लगे रहते हैं जिससे हम लोग धारा मापते हैं। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 23 में। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन जो है मैट्रिक की परीक्षा में एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, इसे अच्छे तरह से याद कर ले। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन है, जल्दी बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा सही ऑप्शन। तो 23 का सही ऑप्शन होगा सी होगा, यानी दोनों। कहने मतलब कि डायनमो एक यंत्र होता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है और इससे जो है वो AC और DC दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न होता है ना। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ आवेश का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताएं। आपको बताना है कि 80 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को जो है सही जवाब दिए। 80 में से 40 क्वेश्चन का ही सही जवाब देना है और डरने की बात नहीं है। आपको 80 में 40 क्वेश्चन सही से टिक मारना है ना। इससे अगर आप टिक मार देते हैं 40 क्वेश्चन सही से तो आप एग्जाम में जो है बिल्कुल जो है फर्स्ट आ सकते हैं, है ना। इसलिए आपको सही से टिक मारना है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 24 में देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा। 24 का जो है वो सही ऑप्शन होगा ए होगा, क्योंकि आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताए भी थे, क्लास पढ़ाए भी थे कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। नवीकरणीय ऊर्जा इसमें कौन है, तो जल्दी बताएं। तो क्वेश्चन में देखा जाए है ना जो है सही आंसर क्या होगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का इसमें स्रोत कौन सा होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो 25 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सौर ऊर्जा। क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहा जाता है जो कभी खत्म न हो, और सौर ऊर्जा ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, तो यह नवीकरणीय ऊर्जा होगा। और कोयला कहेगा तो कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा होगा जो जल्दी शांत हो जाता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में है क्या, 26 में है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब जो होता है तो उस बल्ब में जो है वो किस तत्व का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आपको बताना है, इस तत्व का नाम बताना है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, तो 26 का जो है वो सही ऑप्शन होगा ए, टंगस्टन। क्योंकि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है ना। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्या है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नहीं, अभिनेत्र जो लेंस होते हैं, अभिनेत्र लेंस, उसको फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है।
तो 27 का जो है वो सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यानी पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा क्योंकि अभिनीत लेंस की फोकस दूरी बदलती रहती है और ये पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा जो है ये परिवर्तन किया जाता है। उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे। 28 में क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त हमें होता है, बताना अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो 28 का सही ऑप्शन होगा बी होगा, यानी अभिलेय, क्योंकि अभिक्षेपण का मतलब है जो अवक्षेप के बाद प्राप्त होता है, यानी जो नहीं घुलता है वो पदार्थ जो है अब अभिलेय होता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको बताना। 4 ऑप्शन है, तो 29 का जो है वो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर बी होगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि एस से धातु के निष्कर्षण तथा उसके परिष्करण का कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को कहते हैं। आवश्यक से धातु के निष्कर्षण तथा परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन होगा बी होगा, धातु क्रम कहा जाता है, क्योंकि ऐसे जो धातु निकलते हैं और उसको हम लोग उपयोग करते हैं तो धातु क्रम के रूप में जो है उपयोग करते हैं, धातु के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये धातु क्रम कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण, यानी साग सब्जी को गल कर जो खाद बनता है तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाता है। 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि जब कोई चीज़ गलता है, साग सब्जी को गलाते हैं तो उससे गैस निकलती है ना, तो निकलने की क्रिया को हम लोग को पता है, जो निकलता है निकलने की क्रिया, गैस निकलने की क्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं ना, यानी जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो दोस्तों क्वेश्चन भारी है, आपको नहीं आता है उसे छोड़ दे, केवल 80 में आपको 40 क्वेश्चन का ही सही जवाब देना है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। मैट्रिक का परीक्षा है तो आराम से क्वेश्चन दे, जो आता है उसी को केवल टिक लगाए, उसी को गोल करे भरे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमको प्राप्त होता है। तो 32 का जो है वो सही ऑप्शन होगा इसका डी होगा, यानी NO2 और O2, यानी नाइट ऑक्साइड और ऑक्सीजन है ना, ये जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में कि निम्न में से कौन सा सही, आपको बताना है कौन सा जो है ये इसका सही है। तो इसका 33 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा बी होगा, है ना, Na2CO3 और इंटू 10H2O हो जाएगा। ठीक है, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में क्या, निम्नलिखित में कौन जो है वो विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक इसमें कौन सा होगा, तो 34 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, यानी प्लास्ट ऑफ पेरिस। प्लास्ट ऑफ पेरिस जो है वो एक विजातीय यौगिक है ना, प्लास्ट ऑफ पेरिस जिसका उपयोग हड्डी को टूटने में जोड़ने के लिए भी किया जाता है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट होगा, जिससे बताएंगे सारा क्वेश्चन जो ऐसे तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन इसलिए आपको तैयारी कर लेना, देख लेना है कि हम इनसे कितने क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं कि नहीं, है ना। 80 में 40 क्वेश्चन का जवाब भी देना है आपको मैट्रिक की परीक्षा में, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो 35 में क्या, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हुए क्वेश्चन हमने कराया था एग्जाम थी क्लास में, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो 35 का जो है वो सही आंसर होगा ए होगा, यानी सोडियम को जो हमेशा किरासन तेल में केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि ये O2 से संपर्क करने के बाद जलने लगता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में देख सकते हैं। 36 में क्या है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो 36 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों जल्दी क्वेश्चन करवा लेंगे कि लॉन्ग वीडियो ना हो जाए, इसलिए जल्दी क्वेश्चन हम बता रहे इसका आंसर, इसलिए आप भी देखते जाइए फटाफट और अभी बताते जाइए। कौन सा अधातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव रहता है? अधातु का है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन होगा ए होगा, है ना। क्योंकि अधातु कहता है तो अगर ब्रोमीन आता है, अधातु कहता है तो आपको पारा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अधातु का रहा, तो इसका आंसर जो है आपको ए होगा, ब्रोमीन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। 38 में क्या कर रहा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु कहते हैं, सीसा और टीन को मिला देते हैं तो कौन से मिश्र धातु तैयार हमको होता है? तो 38 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। क्योंकि सीसा और टीन को मिलाने पर हमको सोल्डर धातु प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। 39 में क्या है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैट्रिक में आता है दोस्तों। तो किस से चाकू से काटा जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है, तो 39 का जो है वो सही ऑप्शन होगा ए, लिथियम को। यानी लिथियम को जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि ये एथिलीन है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो देखा जाए 40 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ए होगा, यानी ए सिग्मा और एक पाई और आबंध होगा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। 41 में क्या है कि इथेन में कितने संयोजक आबंध होते हैं? इथेन में, है ना, एक मीथेन होता है और एक इथेन होते हैं, तो इसमें कितने जो है वो संयोजक आबंध होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी होगा, यानी 7 आबंध होते हैं। इथेन में कितने आबंध होते हैं? 7 होते हैं, है ना, ये भी याद रखिएगा। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 भी बहुत इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। 42 में क्या है कि CnH2 जो किसका सामान्य सूत्र है? यानी ये प्लस दिया हुआ है किसका फॉर्मूला है? तो 42 का जो है वो सही ऑप्शन होगा, अभी हम क्लास में बताए थे, जल्दी बताएं इसका क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी एल्केन का, है ना। तो एल्केन जो है इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, यानी इसका सूत्र होगा। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 में क्या है कि नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 43 का जो है वो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद 44 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? क्वेश्चन नंबर देखा जाए 44 में क्या है कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहा जाता है? ये भी हमने क्लास में बताया था। तो आवर्त सारणी के उद्ग्रह जो है वह स्तंभ को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है सही ऑप्शन होगा वर्ग, क्योंकि उद्ग्रह आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो है वो ग्रह है, तो ग्रह जो है इसमें भी ग आता है, इसलिए ये वर्ग हो जाएगा नहीं। तो इस तरह भी आप याद आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में देखा जाए कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, यानी आवर्त सारणी जो बने होते हैं उसमें प्रथम वर्ग के कौन से सदस्य होते हैं? तो बताना है आपको। तो 45 का जो है सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग में जो है वो क्षारीय धातु को रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 46 चलते हैं। 46 में है कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 46 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा कि -CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं, यानी जो ये क्रियाशील जो होते हैं मूलक, इसे क्या कहा जाता है? तो 47 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको बी होगा, यानी एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड जो है कहा जाता है। चलते क्वेश्चन 48 में। 48 तो आपको जरूर आता होगा दोस्तों। लिखा हुआ सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व जो है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों का ऑप्शन क्या होगा सही? तो इसका देखा जाए क्वेश्चन नंबर 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपको बी होगा, यानी हीरा। हीरा जो है वो कठोर तत्व है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं। 49 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि अक्रिय तत्व कौन? इसमें आप बताना है कि आपको इसमें अक्रिय तत्व कौन हो सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, यानी हीलियम जो है वो एक अक्रिय तत्व है।
उसको चलते क्वेश्चन नंबर 50 में क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को अलग किया गया था, है ना, इसका आधार क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, परमाणु संख्या। क्योंकि आवर्त सारणी जो बना था, आधुनिक आवर्त सारणी, ये आपको परमाणु संख्या के आधार पर बना था, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। उसको देखा जाए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, हीलियम जो है वह कैसा तत्व, आपको बताना है हीलियम जो है कैसा तत्व है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 51 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अकीरिय तत्व। क्योंकि हीलियम जो है एक अकीरिय तत्व। क्वेश्चन को किसी तरह से भी घुमा फिरा के दे सकता है दोस्तों, तो इस पर तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, यानी अधातु कौन सा जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा बी होगा, ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट जो है एक अधातु, जो पेंसिल के अंदर आप जो देखते हैं, नेल देखते हैं, वो एक ग्रेफाइट का बना होता है, और ये जो है एक विद्युत का सुचालक भी होता है। ठीक है, उसका चलते क्वेश्चन नंबर 53 में क्या क्या आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में कराए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो 53 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी होगा, है ना, 18। क्योंकि अगर वर्ग पूछता है तो 18 होता है, अगर आवर्त पूछता है तो आपको 7 हो जाएगा आवर्त। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इस तरह देख सकते हैं 54 को 10 मिलने का पेज मान जो है वो 7 के बराबर होता है ना। अगर अम्लीय पूछता है तो आपको 7 से क्या हो जाएगा, 7 से कम होगा। क्षारीय अगर पूछता है आपको, है ना, क्षारीय पूछता है तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, और उदासीन पूछता है तो 7 के बराबर होता है, यानी 7 होता है, 7 के बराबर, है ना। उसका चलते क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 में हम देख सकते हैं कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण अधिनियम कब पालन किया था। तो क्वेश्चन आपको मिला के दिया है दोस्तों, ये आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन दिया है। तो 55 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको, है ना, बी हो जाएगा, यानी 1973 में जो है वो बाघ संरक्षण योजना जो है वो प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर, है ना। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में देख सकते हैं। 56 में क्या है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आता है, मैट्रिक परीक्षा में, है ना। तो 56 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 में क्या है आप देख सकते हैं, है ना। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर से कलिका निकलती है। यानी किस प्रकार के जनन में, जब जनन पाठ पढ़े थे उसमें जनन के शरीर से कलिका निकलती है। आप पढ़े होंगे जनन पाठ क्लास 10 में, जिसका क्या आंसर होगा, 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी मुकुलन। क्योंकि मुकुलन में जो है वो जनन के शरीर से ही जो है वो कलिका यानी नए नए पौधे निकलते हैं। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कि मनुष्य में वृकक संबंधित है। ये आपको बताए थे, वृकक जो हमारे शरीर में, वृकक जिसको हिंदी में बोलते हैं किडनी, है ना। वृकक मतलब किडनी होता है। तो किडनी जो हमारे शरीर में किस लिए रहता है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 58 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी उत्सर्जन। क्योंकि किडनी जो है हमारे शरीर से खून और जल को शुद्ध करने का काम करता है और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है ना। तो इसलिए उत्सर्जन में हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसको चलते क्वेश्चन 59 में। 59 में क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। स्वपोषी जो होते हैं उसके लिए क्या आवश्यक होते हैं, तो 59 का 4 ऑप्शन है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, यानी सभी, है ना। स्वपोषी पोषण के लिए इनमें सभी आवश्यक होते हैं। स्वपोषी यानी पेड़ पौधे को कहा जाता है जो अपने से भोजन बनाता है ना। तो इसके लिए सूर्य का प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल, ये सभी आवश्यक होता है। ठीक है, उसका चलते क्वेश्चन नंबर 60 में है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन बाहर किस रूप में निकलता है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जल। क्योंकि जल से ही जो है वो ऑक्सीजन जो है, जल से जो है पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलते हैं। ऑक्सीजन के रूप में जल जो है वो बाहर निकलते हैं, है ना।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 में देखते हैं। 61 में आप देख सकते हैं 61 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। आपको बताना है कि इसमें पादप हार्मोन यानी पौधे पाए जाने वाले हार्मोन इनमें से चारों में से कौन सा होगा। तो 61 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपको डी यानी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन याद रखिएगा दोस्तों, ये हार्मोन जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है। बाकी इंसुलिन जो है वो मनुष्य में पाया जाता है, थायरोक्सिन भी जो मनुष्य में पाया जाता है ना, तो ये आपको याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन CT2 में। CT2 में क्या है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। तो CT2 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, है ना, यानी सिनेप्टिक दरार कहा जाता है ना, सिनेप्टिक दरार जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं। 63 में क्या है कि फूल में नर प्रजनन, ये हमको बताया था क्लास में कि फूल में जो नर होता है उसे प्रजनन अंग होता है। तो नर प्रजनन अंग कौन है, चारों में से आपको बताना है। तो 63 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए पुकेसर। पुकेसर यानी पुलिंग, आप याद कर सकते हैं इस तरह, जो नर होता है, नर मतलब लड़का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है कि है ना द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है, जो खंड खंड होकर जो अपने आप जो है वो जनन करता है। तो 64 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको अमीबा, क्योंकि आपको बताया था कि अमीबा जो है वो अपने से जो है वो खंड होकर जो है इस तरह खंड होकर जो है वो बच्चे को जन्म देते हैं, यानी अपने में से टूट टूट कर जो है वो बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। तो ये अमीबा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 चल रहा है। 65 में है क्या कि मनुष्य के आहार नाला में अवशेषी अंग है, यानी अवशेषी जो अंग होते हैं आहार नाला में जो खाद्य पदार्थ को अवशोषित करते हैं वो कौन सा अंग होते हैं। तो 65 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी हो जाएगा ना, यानी एपेडिक्स, है ना, एपेडिक्स, है ना, अपेंडिक्स जो होते हैं, है ना, अपेंडिक्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में अवशेषी अंग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। क्वेश्चन 66 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है क्या निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी होगा, जंगली जानवर, क्योंकि इसमें जो है आपको दो श्रेणी होते हैं। एक उत्पादक होता है, तो उत्पादक अगर पूछता दोस्तों तो उत्पादक में आपको आ जाता है आपको पेड़ पौधा आ जाता है ना, पेड़ पौधा जो उत्पादक होता है ना। और उपभोक्ता उससे कहते हैं जो है ना जो उत्पादक पर निर्भर रहता है, यानी जो दूसरे पर निर्भर रहता है। तो उपभोक्ता जो हो गया आपको जंगली जानवर हो गया, यानी सी इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में देखा जाता है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा ए सूखे घास पदार्थ, यानी अपघटित का मतलब जो सड़ जाता है। तो आपको पता है सूखा घास सड़ जाता है, लेकिन रबर, पॉलीथीन और प्लास्टिक जो है नहीं सड़ता। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। 68 में क्या कर रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन के द्वारा जो है वो अलैंगिक जनन किस में होता है। तो 68 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपको ए होगा, यानी हाइड्रा में जो है वो मुकुलन के द्वारा जो है वो अलैंगिक जनन होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। 69 में क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। 69 में कह रहा है क्या, 69 में कह रहा है क्या कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। यानी जो स्त्री केसर होते हैं पौधे में उसी आधारीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो 69 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी अंडाशय, क्योंकि अंडाशय जो है वो स्त्री में होता है, आप याद रखिएगा, है ना। तो इसलिए स्त्री केसर का आधार जो है वो अंडाशय होता है। अंडाशय से ही जो है वो नए नए पौधे का जन्म होता है। अंडाशय में ही जाकर जो है वो क्रिया होती है, ठीक है। तो स्त्रियों में मेन जो है वो अंडाशय होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं 17 में चलते हैं। 69 के बाद 17 में जो हुआ वो पराग कोश में होता है ना। तो आपको 17 बताना है कि पराग कोश में होता है। अभी आपको बताया तो पराग कोश में क्या होता है, ये भी आपको क्लास में कराए थे, जल्दी बताएं। तो देखा जाए 60 का जो है वैसे ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी परागकण। आपको बताया था कि पराग कोश में जो है वो परागकण होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं। 71 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के
विखंडन से बनता है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 71 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी बी और सी, यानी CO2 और CO और NH3 ये दोनों जो है इसका आंसर होगा, यानी बी और सी इसका डी और आंसर है। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर 72 में है। 72 में क्या है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी लिंग गुणसूत्र जो होते हैं XY होते हैं, XY और X होते हैं, तो इसका पूर्ण जोड़ा जो है वो किस में पाया जाता है आपको बताना है। तो क्वेश्चन में जो है वो 72 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा बी में, है ना। जैसे आपको पता है कि स्त्री में जो है आपको, है ना, X और केवल XX पाया जाता है, ठीक है, और पुरुष में जो है आपको X और Y पाया जाता है ना। तो ये जो जोड़ा जो है XX केवल वो स्त्री में ही होता है, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। 73 में क्या कि मानव के शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, यानी गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये भी आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लेके आए हैं दोस्तों। इस अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन आपको मैट्रिक की परीक्षा में पूछेगा सेम टू सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वह 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 23। गुणसूत्र में जो है वो 23 होते हैं, 23 संख्या होते हैं। अगर जोड़ा पूछेगा तो आपको 46 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर संख्या पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। 24 में क्या है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होता है, यानी हिरन जो होते हैं वो कौन से होते हैं उनको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, 24 में का जो है वो सही आंसर होगा आपको बी होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। क्योंकि उत्पादक जो होते हैं वो आपको, उत्पादक जो होते हैं पेड़ पौधा होते हैं, और पेड़ पौधा जो खाते हैं वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता जो खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता हो गया, है ना। तो इसलिए हिरन जो है वो पेड़ पौधे खाते हैं, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं हिरन, यानी प्राथमिक उपभोक्ता में जो आपको सारे शाकाहारी जीव आते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता में आपको मांसाहारी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वह वन परिस्थिति तंत्र में हिरन जो हुए आपको प्राथमिक उपभोक्ता हुए, यानी इसका आंसर बी हुआ, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 75 में। 75 में क्या है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, पुष्प का कौन सा भाग जो है वो आपको फल में बदल जाता है। तो 75 का जो है वो सही आंसर होगा आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर डी होगा, अंडाशय। क्योंकि पुष्प के भीतर जो अंडाशय होते हैं वो अंडाशय में ही जो है वो परागकण की क्रिया जाकर मिल जाता है, और इससे वो फूल में, है ना, फल में बदल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय होगा। कौन होगा इसका आंसर, अंडाशय होगा, ठीक है। उसको चलते हैं 76 में। 76 में कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, कोशिका जो झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो 76 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्ध परागमय झिल्ली होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का सी आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 77 में चलते हैं। 77 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, यानी किसमें जो है वो रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं आपको बताना है। तो क्वेश्चन में जो है 77 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी गार्ड कोशिका जो होते हैं वो रंध्र से छिद्र होता है। रंध्र का मतलब जो पत्ती में जो छेद होता है आपको बताए थे, ये जो छेद होता है जिससे पेड़ पौधा सांस लेता है, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं। तो इसी रंध्र को, इसी छेद को हम लोग जो है वो रंध्र कहते हैं, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 में क्या है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है। गंध मतलब कौन सा भाग जो है वो महक जो है वो किस तरह का महक पहचान लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो है सही आंसर होगा, यानी सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी होगा, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ये मस्तिष्क जो है वो किसी प्रकार के गंध को, महक को पहचान लेती है, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 79 में। 79 में क्या है कि प्रथम मानसिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, यानी प्रथम मानसिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी मेनार्थे, इस मेनार्थे कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लास्ट दोस्तों 80 है। अब 80 बताना है कि इसका सही क्या होगा। तो निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब जो होता है वो धरती के, मतलब धरती की ओर जो है वो पौधे जाते हैं, यानी बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 80 का जो है सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही हो जाएगा आपको बी, यानी जड़ की वृद्धि।
क्योंकि गुरुत्वानुवर्तन गति के द्वारा जो है वो जड़ की विधि जो है वो धरती के नीचे जाता है ना, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इसलिए इसका जड़ जो पृथ्वी के नीचे ही जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने 80 क्वेश्चन कराए हैं। आपको जरूरी नहीं कि 80 में 80 क्वेश्चन का जवाब दे। आप देखिए कि 80 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन जो है अपने से खुद से बनाया है। आप जितना भी बनाए हैं क्वेश्चन, चाहे 45 और 40 जितने बनाए हैं, वो क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना, और बताइए कि आपने किसने कितना क्वेश्चन का सही से जवाब दिए हैं। तो चलते दोस्तों, इसका आप लोग को हम क्वेश्चन भी दिखा देते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन ये इसका जो सेट जो बनाया है मॉडल पेपर के द्वारा क्वेश्चन जो है आएगा। तो इसका आंसर क्वेश्चन भी देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ, तो हेलो स्टूडेंट, देख सकते हैं हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न में से आपको इनमें से केवल 4 प्रश्न का जवाब देना था। ध्यान देना दोस्तों कि 1 से 8 को है, 8 में से आपको 4 प्रश्न का ही जवाब देना है, ना कि आपको 8 हो देना है। ठीक है, तो घबराने और टेंशन की बात नहीं है। जो आपको क्वेश्चन आता है उसे बना के लिख देना है। जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जा सकता है ना। उसका दूसरा भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वन विचलन किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में आएगा दोस्तों। विद्युत धारा का परिभाषा देना, इसका ऐसे मात्रक बताना। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट जो है VVI इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको मैट्रिक की परीक्षा में पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लें। उसको बाद चलते हैं आगे भी क्वेश्चन दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 4 क्वेश्चन बताया, तो 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत फ्यूज क्या होता है, इसका उपयोग को लिखना है। उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण होते हैं, विद्युत मोटर विभक्त वलय क्यों लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं 8 क्वेश्चन है दोस्तों। 8 क्वेश्चन आपको जवाब नहीं देना, मात्र इसमें से जो है वो 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो आप देख सकते जो आता है आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, लिखना बहुत जरूरी है ना, तभी आप मैट्रिक में फर्स्ट आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 आप सब देख सकते हैं, सब पढ़ लीजिए अच्छा से, है ना। इसमें जो क्वेश्चन आपको आता है उसका जवाब देना है, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। सब क्वेश्चन जो है सब आने वाला है। दैनिक जीवन में pH का महत्व, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। धातु के बीच जो है इसका भौतिक अंतर बताएं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे क्वेश्चन आएंगे, इसमें से हम टिक भी लगा देते हैं। उत्सर्जन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले मैट्रिक की परीक्षा में। गुणसूत्र का चित्र बनाए। आयोडीनिक नमक जो है खाने की सलाह क्यों दी जाती है ना। DNA की प्रतिगत बने जनन के लिए आवश्यक होते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आने वाले दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लें। और मेरा आशा है, भगवान से मैं विनती करूँगा गॉड से कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप मैट्रिक में जरूर फर्स्ट आएँ। तो दोस्तों इसी तरह जो क्वेश्चन हम भेज रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को आप बनाएं और आराम से देखें कि आप जो है 80 में से कितना क्वेश्चन जो है आप सही से टिक लगाते हैं। 40 क्वेश्चन का ही जवाब आपको देना है। तो टेंशन की बात नहीं, घबराना नहीं है। आराम से याद करें नोट्स, और जो क्वेश्चन भेज रहे हैं इन सारे पेपर को सॉल्व करें, और है ना इसी तरह के क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसे आगे